हमारे इस कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक को लेकर के चल रहे थे और टॉपिक पढ़ रहे थे हम मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में हमने 2 लेक्चर ले लिया है। एक है मगध का उत्कर्ष और इसके उत्कर्ष के कारण, और दूसरा लेक्चर लिया है कि मगध महाजनपद की स्थापना किसने की। जी हां, हम पढ़ चुके हैं बृहद्रथ वंश को। आज हम पढ़ेंगे मगध वंश के विस्तार की कहानी में पहले शासकीय वंश हर्यक वंश के योगदान को। जी हां, हर्यक वंश उस वंश के रूप में जाना जाता है जिसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह साबित कर सके कि उसने ही मगध महाजनपद को राज्य के रूप में तब्दील किया, और उसी राज्य को विस्तारित करने का काम शिशुनाग वंश और नंद वंश ने किया, जिस पर कि आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ रही है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश को। तो सबसे पहली चीज कि हमें यह जान लेना होगा कि मगध की सीमा क्या थी और इसकी सीमा को लेकर हमें प्रमाण कहां से मिलता है। तो सबसे पहली चीज ये जान लें कि जो मगध महाजनपद है, जो हर्यक वंश के समय का महाजनपद है, उसकी सीमाएं चारों दिशाओं से घिरी हुई हैं। और इसके उत्तर में है आपका गंगा नदी, इसके दक्षिण में है विंध्याचल पर्वत, पूर्व में है अंग महाजनपद और पश्चिम में सोन नदी है। आप इसकी सीमाओं को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी महाजनपद में या इन्हीं सीमाओं के बीच में हर्यक वंश की नींव पड़ रही है, और इसकी नींव को स्थापित करने वाले थे बिंबिसार। जी हां, यह वही हर्यक वंश है जिसपे पितृहंता वंश होने का आरोप लगता है। पितृहंता वंश क्यों? तो इसके अधिकतम शासक अपने पिताओं की हत्या करके राजगद्दी हासिल किए, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछता है कि पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है, तो हर्यक वंश। तो अब जानते हैं कि यह कैसे स्थापित हुआ। तो इसको स्थापित करने का श्रेय अभी हमने जाना कि बिंबिसार को जाता है, और इन्होंने 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। कैसे स्थापित किया, तो इसके लिए कृपया आप पूर्व के दोनों लेक्चर्स को समझ लें। तो इन्होंने 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की, और 544 ईसा पूर्व से लेकर के यह वंश 412 ईसा पूर्व तक शासन करता है। 544 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक अकेले बिंबिसार का शासन रहता है। तो अब हम आते हैं कि बिंबिसार ने कैसे मगध महाजनपद का विस्तार किया। इस तथ्य पर तो बिंबिसार ने त्रियक नीति को अपनाई अपने राज्य के विस्तार के लिए। त्रियक नीति क्या है? यानी कि 3 प्रकार की नीतियों के संयोग को त्रियक नीति कहा जाता है। ये त्रियक नीति है, पहला विवाह की नीति, दूसरा युद्ध की नीति और तीसरा मित्रता की नीति। इन 3 नीतियों के जरिए इसने मगध को सुदृढ़ किया और कुछ उसको विस्तारित भी किया। तो सबसे पहले याद करेंगे आप लोग कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एनिसिड पढ़ा रहा था, तो उसमें कौटिल्य की एक नीति को हमने पढ़ा था, और वह नीति थी साम दाम दंड भेद की नीति। जी हां, ये वही साम दाम दंड भेद की नीति है जिसको कि आरंभ करने का कार्य कौटिल्य से पूर्व ही बिंबिसार ने कर दिया था। तो यह नीति क्या है, इसको आप बिंबिसार की नीतियों से समझ सकते हैं कि जो सब अपने से ज्यादा शक्तिशाली शासक हो, उसके साथ आप मित्रता की नीति अपनाएं या वैवाहिक संबंध स्थापित करें, या जो आपके बराबर के शासक हों उन्हें फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत डील करें, और जो अपने से कमजोर शासक हो उस पर चढ़ाई करके उस पर नियंत्रण स्थापित कर ले। ये तीनों ही काम त्रियक नीति के अंतर्गत बिंबिसार ने किया। तो सबसे पहले हम एक एक नीति को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है विवाह की नीति। विवाह की नीति के जरिए कैसे मजबूती प्रदान की, तो इसके लिए समझना होगा आपको कि जो उस दौर के शक्तिशाली महाजनपद थे उनमें से एक था कौशल, और कौशल नरेश जो कि आज का वर्तमान का वाराणसी का क्षेत्र है, उसके जो राजा हैं या शासक हैं वे प्रसेनजीत हैं। तो प्रसेनजीत की बहन से कौशला से बिंबिसार ने विवाह किया। दोनों ही समान रूप से लगभग शक्तिशाली थे, मगध थोड़ा सा कुछ ज्यादा शक्तिशाली था, तो इससे टकराना नहीं चाहता था। तो कौशला से विवाह की नीति अपनाई, और ऐसी स्थिति में
इन्हें कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी का एक क्षेत्र दहेज के रूप में दिया। तो काशी के कुछ हिस्सों तक बिंबिसार का नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर उसके बाद विवाह की दूसरी नीति में इन्होंने वज्र संघ को टारगेट किया। वज्र संघ क्या है? तो यह मगध राज्य, जैसा कि हमने जाना पिछले लेक्चर्स में, कि दक्षिणी बिहार और मध्य बिहार का क्षेत्र था। तो मध्य बिहार से ऊपर जब चलते हैं तो आता है आपका उत्तरी बिहार, जो कि आप यूं कह सकते हैं कि मिथिला तक का क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र पे जो शासक शासन करते थे वे शासकों का एक समूह शासन करता था, जिसे संघ कहा जाता था, वज्र संघ। तो वज्र संघ में एक आपका जो समूह था, एक ग्रुप था, उसे हम कहते हैं लिच्छवी गणराज्य। तो लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे, उनकी बेटी के साथ बिंबिसार ने दूसरा विवाह किया। ध्यान रखेंगे यह भी काफी शक्तिशाली था, क्योंकि कई गणराज्य और छोटे मोटे सरदार आपस में मिल करके संगठन बना लिए थे, और ऐसी स्थिति में जो वज्र संघ है यह मगध से ज्यादा शक्तिशाली था लगभग। तो यहां पर इसके साथ इन्होंने समझौते की कौन सी नीति अपनाई? विवाह की नीति अपनाई। तो इन्होंने लिच्छवी गणराज्य के जो शासक हैं या प्रमुख हैं चेतक, उनकी जो बेटी है जिसका नाम है चेलना, उससे उन्होंने विवाह कर लिया। जी हां, ये चेलना कौन है? तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेलना की बड़ी बहन है त्रिशला। ये त्रिशला कौन है? तो महावीर जैन की ये माता जी हैं। यानी इस हिसाब से अगर देखें तो बिंबिसार महावीर जैन के मौसा हुए। तो विवाह की नीति के जरिए इन्होंने इसे सुरक्षित कर लिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, महावीर जैन का और इनके साथ, बिंबिसार के साथ। तो महावीर जैन इनके, या यूं कहें कि महावीर जैन के ये मौसा हैं। अब तीसरी विवाह की नीति में इन्होंने किसको अपनाया? तो मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया, और इस प्रकार वैवाहिक रिश्तों के जरिए इनको नियंत्रित कर लिया। विवाह के बाद जो अगली इन्होंने नीति अपनाई अपने से शक्तिशाली शासकों के साथ, वह अपनाई मित्रता की नीति। तो मित्रता की नीति किसके साथ अपना रहे हैं? तो उस समय का शक्तिशाली वंश है अवंती वंश। जी हां, ये अवंती आजकल पड़ता है मध्य प्रदेश में या उज्जैन का क्षेत्र। तो अवंती नरेश हुआ करते थे प्रद्योत के साथ इन्होंने मित्रता की नीति अपनाई, और परिणाम स्वरूप उधर से भी ये लगभग सुरक्षित हो चुके थे। और यहां से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक बार प्रद्योत की तबीयत काफी खराब हो गई थी, किसी गंभीर बीमारी के वे शिकार हो गए थे। तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य आजीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न क्या पूछ सकता है कि आजीवक किसके दरबार में थे? तो बिंबिसार के दरबार में। कभी कभी आप गलती से अशोक के या फिर पुष्यमित्र शुंग के दरबार में लगा करके चले जाते हैं, तो कृपया ऐसी भूल ना करें। ना ही ये अजातशत्रु के दरबार में थे और ना ही अशोक के, ये बिंबिसार के राजवैद्य थे, और इन्होंने ही प्रद्योत के दरबार में भेजा था। नोट कर ले इसको एग्जामिनेशन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद अगली स्थिति इन्होंने मित्रता की किससे अपनाई? तो गौतम बुद्ध इनके मित्र हैं, परम प्रिय मित्र हैं गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का उस समय कई गणराज्यों में, या यूं कहें कई महाजनपदों में काफी सम्मान हुआ करता था। ऐसे में इनको वैधता दिलाने का काम गौतम बुद्ध ने भी किया। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ संबंधों पे एक प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध को बिंबिसार ने वेलुवन नामक एक उद्यान दान में दिया था। वेलुवन नामक उद्यान गौतम बुद्ध को दान में प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? तो इनके मित्र बिंबिसार से। तो उम्मीद करता हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट्स आपने बिंबिसार से संबंधित पढ़ लिए होंगे। अब इसके बाद इनकी तीसरी नीति क्या है? तो तीसरी नीति जैसा कि मैंने बताया युद्ध की नीति थी। तो युद्ध की नीति इन्होंने कमजोर शासकों को हरा करके अपनाया, और सबसे नजदीक के जो कमजोर शासक था वो अंग महाजनपद का था। जी हां, ये वही अंग महाजनपद है जिसको कि आपने महाभारत में सुना है। याद करिए किस बात के लिए सुना है? तो आपने सुना है अंगराज कर्ण का नाम। कर्ण यहीं के शासक थे, और वर्तमान में यह भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है। तो इस समय का जो शासक है वह कर्ण के इतना शक्तिशाली नहीं था, तो आसानी से बिंबिसार ने उसे परास्त करके अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार बिंबिसार ने 3 नीतियों का प्रयोग किया
अपने राज्य को विस्तारित करने के लिए। तो अब जरा सा देखें तो वैशाली, कौशल, काशी और मद्र, इन सभी क्षेत्रों में ये अपने प्रभाव को पूरी तरीके से विस्तारित कर लेते हैं त्रियक नीति के जरिए, और इस प्रकार इन्होंने एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर दिया था, यानी महाजनपद से राज्य का रूप दे दिया था। अब इनकी हत्या हो जाती है और इनकी ही हत्या करते हैं इन्हीं के बेटा अजातशत्रु 491 ईसा पूर्व में, और इनके बाद उन्होंने राजगद्दी हासिल कर ली। ये अजातशत्रु कौन है? तो याद करेंगे कि मैंने अभी आपको बताया है कि युद्ध में इन्होंने बगल के राज्य को पराजित कर दिया था, अंग को, और अंग को पराजित करने के बाद अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही अंग नरेश अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देते हैं और उसके बाद पूरे मगध राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और अब बिंबिसार युग का अंत हुआ 491 में और अजातशत्रु का शासन आरंभ हुआ। अजातशत्रु को प्रथम साम्राज्यवादी शासक होने का खिताब मिला हुआ है। जी हां, ये बड़े ही क्रूर शासक हैं और ये अपने पिता के समान सुलह कुल की नीतियों पर चलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहला साम्राज्यवादी शासक कौन है, तो वह है बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, जो कि 491 ईसा पूर्व में शासन ग्रहण करते हैं और 461 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। तो इन्होंने क्या नीति अपनाई? एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज समझ गए होंगे कि पहला साम्राज्यवादी शासक भारत का कौन है। फिर इन्होंने जो नीति अपनाई, लिच्छवी को, वज्र संघ को हरा करके अपने राज्य को विस्तारित किया। ध्यान रखेंगे, कौशल और अवंती को भी इन्होंने युद्ध में पराजित किया। इनकी युद्ध नीति में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फैक्ट मिलता है कि जब ये वज्र संघ से लड़ाई कर रहे थे तो उसमें आपस में इन्होंने फूट डाली। मैंने आपको पिछले ही उसमें बताया है कुछ ही देर पहले कि वज्र संघ काफी शक्तिशाली शासक था और कई शासकों का ये समूह था। तो वज्र संघ को आपस में फूट डाल के युद्ध किया और यहां पर इन्होंने उस दौर के सबसे आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया और वो था महाशिलाकंटक और रथ मूसल। जी हां, आप फिगर पे देख सकते हैं और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि सबसे पहली बार महाशिलाकंटक और रथ मूसल का प्रयोग किस शासक ने किया? तो अजातशत्रु ने किया। किसके खिलाफ किया? तो वज्र संघ के शासकों के खिलाफ किया। ध्यान रखेंगे, कुछ विद्वानों का मानना है कि अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। जी हां, आज का पटना 491 ईसा पूर्व में। खैर, इसको लेकर के सभी विद्वानों में एक मतता नहीं दिखाई देती है। तो क्यों एक मतता नहीं दिखाई देती है, तो अगले कुछ ही समय में मैं इस पे चर्चा करता हूं। तो इनके दौर में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। वो महत्वपूर्ण घटना थी कि गौतम बुद्ध को निर्वाण इन्हीं के शासन काल में प्राप्त हुआ। जी हां, इनके शासन काल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति किए और इनकी अस्थियों के लिए अजातशत्रु ने लड़ाई भी लड़ी। अजातशत्रु के ही शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनका शासन कितने सालों तक रहा, इसको लेकर के थोड़ा मतभेद दिखाई देता है। अगर हम पुराणों को माने तो अजातशत्रु का शासनकाल 28 वर्ष रहा। वहीं जब हम बौद्ध ग्रंथों को देखते हैं तो इनका शासनकाल 32 वर्षों तक का रहा है। खैर, कुछ भी हो, इस विवादों से हम बाहर चलते हैं और अब हम आते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इनकी हत्या इनके बेटा उदयन ने किया। 461 ईसा पूर्व में उसने राजगद्दी हासिल कर ली। जी हां, उदयन का क्या योगदान है? तो ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि उदयन वह पहला शासक है जिसने की पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये विद्वान क्यों मानते हैं? तो इसका मूल कारण यह है कि जैसा कि मेरा मानना है कि इसकी स्थापना पाटलिपुत्र की किया था अजातशत्रु ने, लेकिन इन्होंने ही, उदयन ने ही अपने राज्य को विस्तारित करने के लिए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और उसे वैश्विक शहर के रूप में तब्दील किया। भले ही इसका आरंभ स्थापना का
किसने किया हो? अजातशत्रु ने किया हो, किंतु मूल रूप से राजधानी बनाने का काम इन्होंने ही किया और बड़े नगर के रूप में तब्दील किया। इसलिए ज्यादातर विद्वान उदयन को मानते हैं कि यह पाटलिपुत्र का संस्थापक था। अब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसको सही मानेंगे, अजातशत्रु को या उदयन को? तो ध्यान रखेंगे ये इतिहास के मतभेद वाली चीजों से आपको बचना है। अगर दोनों का नाम आ जा रहा है तो आप उदयन को देंगे, क्योंकि यही व्यक्ति है जिसने कि राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, दूसरी राजधानी, ना कि इसके पिता अजातशत्रु ने। अगर दोनों में से कोई एक पूछता है तो अगर अजातशत्रु पूछता है उसे लिखेंगे और उदयन केवल पूछता है तो आप उदयन को टिक लगाएंगे। अब उदयन से और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? तो उदयन जैन धर्म का धर्मावलंबी था। जी हां, इसके पिता और इसके दादा जहां बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी हैं, ये जैन धर्म का धर्मावलंबी है। ये अपने बाप दादा से इसको अलग कर रहा है। हालांकि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के प्रति भी इसके विचार पूर्णतः सहिष्णु थे। उदयन के बाद राजगद्दी कौन संभालता है? तो 445 ईसा पूर्व में उदयन से राजगद्दी इसके भाई अनिरुद्ध को जाती है और यह कुछ समय तक ही, यानी 5 वर्ष तक ही शासन किए। उसके बाद 440 ईसा पूर्व में उसका बेटे मुंड राजगद्दी संभालते हैं और मुंड के ठीक बाद 437 ईसा पूर्व में इस वंश का लगभग दूसरा अंतिम शासक पैदा होता है, जिसको कि दर्शक कहा जाता है। और दर्शक कुछ समय ही शासन करता है, कुछ महीने शासन करता है। इसके बाद नाग दशक का शासन आ जाता है। ये सब एक ही वंशावली के हैं, नाग दशक। तो कुल मिलाकर के उदयन के बाद से लगातार कोई भी शक्तिशाली शासक इस हर्यक वंश में पैदा नहीं हुआ और अंतिम शासक जो नागदशक है उसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने कर दिया और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार लगभग आप समझ गए होंगे कि हर एक वंश का उत्थान कैसे हुआ और उदयन के बाद से लगातार कमजोर हो रहे शासक और शासकीय नीतियों के कारण जो जनता के बीच में आक्रोश पनपा था, उस आक्रोश का लाभ उठा करके अंतिम शासक को शिशुनाग ने हत्या कर दी, यानी नागदशक की शिशुनाग ने हत्या कर दी, जो कि उसका अमात्य था नागदशक का, और अपने वंश की स्थापना की। तो अब हम किस प्रकार से शिशुनाग इस महाजनपद को या इस राज्य को साम्राज्य का रूप देता है, इसके लिए अगली कड़ी में पढ़ते हैं।